अस्सलाम अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत नावल। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। वो अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। इनके यहाँ लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ 12वीं जमात तक ही दी जाती थी। इसका यहाँ एडमिशन भी सिर्फ इसी वजह से हुआ था क्योंकि इसे पढ़ाई का बेहद शौक़ था। ख़ानदान की हर लड़की ने या तो 8वीं जमात तक पढ़ा था या 10वीं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं जमात तक। इससे ज़्यादा आगे कम ही लड़कियां गई थी। सब बड़ों को यही लगता था कि लड़कियां यूनिवर्सिटी जाकर बिगड़ जाती हैं। इसके यहाँ एडमिशन होने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि इसका निकाह बचपन में ही हो चुका था। लेकिन किस शख्स से हुआ था ये इसे बिल्कुल भी मालूम न था। इसके नाम के अलावा वो कुछ भी न जानती थी। वो कैसा दिखता था, इसका मजाज कैसा था और वो कितना पढ़ा लिखा था, इसे कुछ भी मालूम न था। इसे इसे नहीं याद पड़ता इसने आखिरी बार इसे कब देखा था। वो इनके घर नहीं आता था। आखिरी बार वो इनके घर कब आया था इसे ये भी नहीं याद, या वो बस हफ्ते दो हफ्ते में फ़ोन करके अपनी खैरियत बताता रहता था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अम्मी इसे हमेशा यही बात समझाती रहती थी कि कभी गलती से भी किसी लड़के को दिल मत देना। तुम किसी की अमानत हो और अपने आप को इसी के लिए संभाल कर रखो। वो ये बातें इससे खुले लफ्ज़ों में तो नहीं करती थी, लेकिन वो इतनी समझ तो रखती थी कि इन बातों को आराम से समझ चुकी थी। लेकिन वो इनसे ये नहीं कह सकी कि दिल देना या न देना इसके इख्तियार में बिल्कुल नहीं है। ये तो एक फितरी अमल है जो कभी भी किसी से भी हो सकता है। इसके साथ भी यही हुआ था। इसके साथ दोस्ती में पहल अरसम ने की थी। वो लड़कियों से भी फासला बनाकर रखती थी। इसकी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ चंद लड़कियां थीं। वो पहला लड़का था जिसे सीरत जवाद ने अपना दोस्त बनाया था। शुरू में वो इससे फासला बनाकर ही रखती थी, लेकिन अरसम का खुद की तरफ बढ़ना इससे दोस्ती करने पर मजबूर कर गया था। और बहुत जल्द ही ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। सीरत सीरत के लिए तो ऐसा ही था, लेकिन इसे पता था कि इसे अपनी मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर वो अपने माँ बाप से बात भी कर सकती तो भी कोई फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि वो किसी के निकाह में थी। इसे लगता था कि इसका शोहर मान कभी नहीं आएगा, लेकिन जवाद साहब को यकीन था कि वह जल्द ही आएगा और कुछ नहीं तो अपनी अमानत लेने तो ज़रूर आएगा। जब से इसने जवाद साहब से राब्ता कम से कम कर दिया था, तब से सिद्रा बेगम को डर लगने लगा था कि कहीं वो वहाँ किसी और को तो पसंद नहीं करता। मान से इसका निकाह बचपन में ही हो गया था। इसकी क्या उम्र थी इसे नहीं पता था। इसके बाद वो यहाँ से जा चुका था। शुरू में वो महीने दो महीने में इनके घर आ जाता था, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया था। इसकी शक्ल कैसी थी ये सीरत को याद भी नहीं था। घर वालों के पास भी सिर्फ इसके बचपन की ही तस्वीर मौजूद थी। अब सिर्फ इसकी फ़ोन कॉल आती थी, वो भी कभी कभार। पहले वो सिर्फ 2 मिनट की बात करता था और घर का काम कहकर फ़ोन रख देता था, लेकिन अब बात वो सबसे तफसील से करता था, अपनी भी बताता और इनकी भी सुनता स्वाय सीरत के। क्योंकि क्योंकि इसे मान से बात नहीं करनी थी, जिसे वो ये कहकर टाल देती कि इसे अभी इससे बात करना अच्छा नहीं लगता। एक बार अम्मी के कहने पर इसने ज़बरदस्ती इससे 5 मिनट की जान छुड़वाने वाली बात कर ली थी। लेकिन इसके बाद से कभी भी इसका फ़ोन आता तो वो कहीं इधर उधर हो जाती। पहले इसे मान बुरा नहीं लगता था, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता था। पर जब से इसकी ज़िंदगी में अरसम आया था, तब से मान इसे बेहद बुरा लगने लगा था। अम्मी को पहले यह खदशा रहता था कि कहीं मान सीरत को छोड़ ना दे, क्योंकि वो यहाँ से दूर था। क्या पता इसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई हो। लेकिन अब यह खदशा भी दूर हो चुका था, क्योंकि वो बहुत जल्द वो यहाँ आने वाला था। कब ये इसे नहीं पता था, लेकिन जल्द ही आने वाला था। और इस बात को सोच सोच कर इसे फिक्र लाहक रहती थी कि अगर वो आ गया और इसकी शादी मान से हो गई तो क्या होगा। वो अरसम को भूल नहीं सकती थी। अरसम इसकी मोहब्बत था, पहली मोहब्बत। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सीरत अभी आया तो नहीं है ना तुम्हारा शोहर? जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। अरसम ने इसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। लेकिन जल्द ही आ जाएगा अरसम,
اور اس کے بعد ابو اس کے ساتھ میری رخصتی کر دیں گے۔ تم پلیز اپنے پیرنٹس کو بھیجو نا میرے گھر۔ اس سے کیا ہوگا؟ نکاح تو تمہارا ہو چکا ہے، اگر بیچ بھی دوں گا تو کیا مان جائیں گے تمہارے گھر والے؟ بات تو اس کی درست تھی، اس کے گھر والے بھلا کیسے اس کا بچپن کا نکاح توڑ کر اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ رخصت کر دیں گے جس سے ملے ہوئے بھی ابھی اسے صرف کچھ ٹائم ہی ہوا تھا؟ تو پھر میں کیا کروں؟ ابھی کچھ مت کرو، ریلیکس رہو، جب وہ آ جائے گا تب تم مجھے بتانا، کچھ نہ کچھ راستہ نکل ہی آئے گا۔ ارسم نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں اور تم پریشان ہونا چھوڑ دو، جسٹ ریلیکس۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد بھی سیرت انہی سوچوں میں گم تھی۔ السلام علیکم، امی جان کیا کر رہی ہیں؟ یونی سے واپس آتے ہی وہ سیدھا کچن میں گئی، کیونکہ سدرا بیگم زیادہ تر وہیں پائی جاتی تھی۔ وعلیکم السلام، کھانا بنا رہی ہوں، جا کر فریش ہو جاؤ پھر کھا لینا، اس نے ڈھکن ہٹا کر دیکھا۔ مرغی کا قورمہ دیکھتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، کندھوں پر مردانہ شال ڈالے وہ اپنی گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوا، جہاں ملازم اپنا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا۔ صوفے پر بیٹھ کے اس نے سوالیہ نظروں سے ملازم کی طرف اور اس کے دیکھنے پر وہ فوراً بولنا شروع ہوا۔ ملک صاحب، یہ رہی تصاویر۔ اس نے ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ سنجیدہ نظروں سے اس نے اس خاکی لفافے کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے کھولا۔ اندر تصاویر تھی جو یونی میں موجود 2 افراد کی تھی۔ جیسا آپ نے کہا تھا وہی کیا ہے میں نے، وہاں پر کنٹین میں جاب شروع کر دی ہے۔ تو کیا خبر ملی تمہیں؟ میں جتنے دن وہاں رہا ہوں میں نے اس لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہے، وہ ہمیشہ ایک لڑکے کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ اس نے تصویروں کو زور سے اپنی مٹھی میں مڑوڑتے ہوئے پوچھا۔ انداز ایسے تھا جیسا سارا غصہ وہ ان تصویروں پر ہی نکال دے گا۔ ارسم نام ہے اس کا، اور یہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اور مجھے ایک اور بات پتہ چلی ہے۔ جانتا ہوں آپ نے کہا تھا بس وہی معلومات لوں جو یونیورسٹی کی ہو، لیکن میں آپ کے لیے ایک اور نئی خبر لایا ہوں۔ وہ دبے دبے جوش سے بولا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی یہ خبر سن کر اس کا مالک اسے انعام دے دے گا۔ کہو سر، یہ میڈم جو ہیں ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں مجھے سب معلوم ہے، تمہیں خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یونیورسٹی میں سارا دن کیا کرتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، تو مجھے وہی بتاؤ۔ اب جاؤ یہاں سے۔ مڑی ہوئی تصویروں کو پھینکتے ہوئے وہ اٹھ گیا اور اب اپنے کمرے میں جانے کا اس کا ارادہ تھا۔ عجیب آدمی ہے، جانتا ہے نکاح ہو چکا ہے، پھر بھی اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا، جب اسے پیچھے سے پھر سے اس کی آواز آئی، شفیق۔ جی ملک صاحب، اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آنا، کچھ بات کرنی ہے اس سے۔ اس کی نظریں زمین پر پڑی تصویروں پر تھی، جسے دیکھ کر شفیق کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کس لڑکے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جی اچھا کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہاں موجود شخص اب انگلی میں موجود پتھر کی انگوٹھی کو گماتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ مان سیرت کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ سیرت اس سے 8 سال چھوٹی تھی۔ اس کی پھپھو اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی تھی، لیکن مان پھر بھی ہر چھٹیوں میں اپنے والد سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ فیروز دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ ہر چھٹیوں میں مان اپنے باپ سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ نادیہ سے خود بیچتی تھی، کیونکہ بقول ان کے بلے ان کی اور فیروز کی علیحدگی ہو چکی ہے، لیکن مان پر ان دونوں کا برابر حق ہے۔ جواد صاحب کے لیے مان بالکل ان کے بیٹے کی طرح تھا۔ وہ اپنی بہن کا دوبارہ گھر بسانا چاہتے تھے، لیکن نادیہ انکار کر چکی تھی، کیونکہ اب بس ان کی زندگی میں ان کا مان کافی تھا اور انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں مان بڑا ہو رہا تھا، وہیں سدرا بیگم کو اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ 5 سال کی تھی اور مان 13 سال کا۔ ان دونوں کی اٹیچمنٹ دیکھ کر انہیں ہمیشہ ڈر رہتا تھا، بھلے مان پر انہیں اعتبار تھا، پر پھر بھی سیرت کا سگا بھائی تو نہیں تھا نا۔ جواد، میں کچھ سوچ رہی ہوں، سدرا بیگم نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو روز کی طرح رات کے کھانے کے بعد اپنا کام لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں بولو، انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ مان بڑا ہو رہا ہے؟ ہاں ہاں ماشاءاللہ۔ جواد، میں سوچ رہی تھی آپ نادیہ اور مان کو کسی الگ گھر میں شفٹ کر دیجیے۔ ان کی اس بات پر جواد صاحب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کس لیے؟ جواد صاحب، ہماری ایک بیٹی ہے، ہم اس طرح مان کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، اور اب وہ بڑا ہو رہا ہے، اسے خود احتیاط کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتا۔
सीरत हमेशा इसके आगे पीछे घूमती रहती है, इसके बिना खाना भी नहीं खाती है। इन दोनों की इतनी दोस्ती ठीक नहीं है, तो हम मान को अपना दामाद बना लेते हैं। जवाद साहब ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए जैसे इनकी बात का मजाक उड़ाया था, लेकिन फिर एकदम संजीदा हो गए। हाँ, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। हम मान और सीरत का निकाह कर देते हैं। वैसे भी मान मेरा अपना है और मेरी बहन का बेटा है। जवाद, मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या तुम्हें मान से कोई मसला है? नहीं। लेकिन जवाद साहब ने अपना हाथ उठाकर इन्हें मजीद कुछ बोलने से रोक दिया। जब कोई मसला नहीं है तो फिर बस बात खत्म। मैं कल ही नादिया से बात करता हूँ। जवाद, लेकिन अभी इनकी इतनी उम्र नहीं, ये फैसला इन्हीं पर छोड़ दीजिए। जब बड़े हो जाएंगे तो खुद ही कर लेंगे। सिद्रा बेगम ने इन्हें समझाने की एक और कोशिश की थी, लेकिन वो अब जैसे अपना फैसला सुना चुके थे। अगले ही दिन उन्होंने नादिया से साफ लफ्ज़ों में ये बात कर दी थी, जिसे सुनकर वो बेहद बेहद खुश हुई थी। आप सच कह रहे हैं भाईजान, मेरी तो खुद यही ख्वाहिश थी, लेकिन मैं खामोश थी क्योंकि मुझे ये वक्त मुनासिब नहीं लग रहा था। मेरे जहन में भी ये बात नहीं आती अगर सिदरा बात शुरू नहीं करती। तुमसे राय मांगी थी, बस तुम्हारी मर्जी भी शामिल है तो हम अपने बच्चों को एक जोड़े में बांध देते हैं। इनके चेहरों पर मौजूद खुशी दूर से ही दिख रही थी, जबकि सिद्रा बेगम परेशानी से इन दोनों बहन भाई को देख रही थी। बचपन में बंधे रिश्ते हर कोई नहीं निभा पाता। अगर कल को इन दोनों बच्चों की पसंद बदल गई तो क्या होगा? सीरत की छठी सालगिरह पर छोटी सी सीरत और मान का निकाह कर दिया गया था। मान जानता था कि इसका निकाह हो रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि निकाह की हसीयत को समझ पाता। इसे बस इतना पता था कि शादी के लिए निकाह ज़रूरी है और इसकी सीरत से शादी हुई है, जबकि सीरत इससे भी ज़्यादा लाइलम थी। टेढ़ी मटेढ़ी राइटिंग में जब इसे अपना नाम जवाद साहब की बताई हुई जगह पर लिखा तो तालियों का शोर मच गया। सबको तालियां बजाते देख वो खुद भी तालियां बजाने लगी थी। इसे ये बताया गया था कि इसका निकाह मान से हो रहा है, जिस पर इसने मासूमियत से पूछ लिया कि निकाह क्या होता है। और इसके जवाब में नादिया ने इसे बताया था कि इसका निकाह मान से हो रहा है, जिसके बाद मान इसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और इसलिए वो बहुत खुश थी। कब अब निकाह होने के बाद इसका दोस्त कि अब निकाह होने के बाद इसका दोस्त हमेशा इसी के साथ रहेगा। इनके निकाह को साल इसी तरह बीत गया। इस गुजरे साल में सिद्रा बेगम की परेशानी वाकई ख़त्म हो चुकी थी, जो इन्हें मान को लेकर थी। लेकिन फिर अचानक नादिया की बीमारी ने जैसे इन सबको हिलाकर रख दिया था। जवाद साहब ने इनका बहुत बहुत इलाज करवाया, लेकिन इनके पास जितनी मुख्तसर ज़िंदगी थी वो वही जी पाई थी। इनके इंतकाल के बाद फ़िरोज़ मान को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। पहले वो यहाँ अपनी माँ की वजह से था, लेकिन अब इसकी माँ जिंदा नहीं है। मेरी बेटी इसके निकाह में है, रिश्ता हमारा इससे, मैं इसे कैसे बेच दूँ तुम्हारे साथ फ़िरोज़? इनके मुंह से मान को अपने साथ ले जाने की बात सुनते ही जवाद साहब जल्दी से कह उठे थे, मैं जानता हूँ कि आपकी बहन का ख्याल नहीं रख सका। गलती मेरी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मान का ख्याल भी नहीं रख सकूंगा। मान मेरी अकलौती औलाद है। मैं नादिया को खोकर पछता रहा हूँ, अब अपनी औलाद को नहीं खोना चाहता। इनके लहजे में मिन्नत भरा तासुर था, जिसे देखकर जवाद साहब ने तंजिया मुस्कुराहट लिए इन्हें देखा। क्यों पछता रहे हो? वो औरत कहाँ है जिसकी वजह से तुमने मेरी बहन को छोड़ा था? वो धोखेबाज थी, सिर्फ मेरी दौलत के लिए मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। मैं पागल हो गया था, जिसे पत्थर के पीछे ना दिया, जैसे हीरे को छोड़ दिया। इसकी असलियत मेरे सामने आई तो मैं इसे तभी छोड़ चुका था। इनकी आवाज़ बिक चुकी थी, जिसे देखकर जवाद साहब कुछ नरम पड़े। ये फैसला मान का होगा फ़िरोज़। अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर इसने इनकार किया तो फिर तुम कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे। मामू जान, मैं बाबा जान के साथ जाऊंगा। वो मान की आवाज़ थी, जिसे सुनकर इन दोनों ने इसकी तरफ देखा। वो कब से यहाँ खड़ा इनकी बातें सुन रहा था और इन्हें पता भी नहीं चला। सोच लो मान, क्या यही तुम्हारा फैसला है? जी, मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ। मैं अब अपने वालिद साहब से दूर नहीं रहना चाहता। इसके कहने पर जवाद साहब ने अपना सर अस्बात में हल्ला दिया। फैसला मान ने करना था और वो कर चुका था, तो भला वो क्यों इतराज़ करते? तुम जा रही हो मुझे छोड़कर? सुबह से वो उसके कमरे में बैठी रो रही थी, बेबी पिंक फ्रॉक पहने, अपना चैडी सीने से लगाए। वो इसी तरह सुबह से इसके कमरे में बैठी हुई थी।
मान इसे पहले ही बता चुका था वो यहाँ से जाने वाला है, लेकिन सीरत ने इसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि इसे लगता था वो झूठ कह रहा है। लेकिन अब इसे तैयारी करते देख इसे मुकम्मल यकीन हो चुका था कि वो सच में जा रहा है, और वो तब से रोई जा रही थी। इसे खाना भी माँ ने खुद ज़बरदस्ती खिलाया था। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, तुमसे मिलने आता रहूँगा, हम बात भी करेंगे, लेकिन प्लीज़ तुम मत जाओ ना। फूफा ने कहा था जब हमारा निकाह हो जाएगा तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। मैं भले तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और चाह कर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जब तक तुम बिल्कुल जब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये निकाह हमारे दरमियान में है। इसकी कोई बात सीरत को समझ तो नहीं आ रही थी। तुम कहीं नहीं जाओगे मान, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, इसने ज़िद्दी अंदाज में कहा। वो ज़िद नहीं किया करती थी, लेकिन पहली बार कर रही थी। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही हूँ। स्टोरी सुनाऊं? इसने इसका ध्यान बचाना चाहा, जिसमें वो कामयाब भी हो चुका था। स्टोरी सुनते सुनते ही वो नींद की वादियों में खो गई थी, जिसे देखकर इसने गहरा सांस लिया। जागते में वो कभी भी इसे जाने नहीं देती। सीरत, माँ ने नरमी से इसे पुकारा। वो नींद की कैफियत में थी, इसलिए बस होना हूँ कर दिया। मैं जा रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। यहाँ रहकर मैं मामू के आश्रय पर पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकूंगा। मुझे बोलना मत, अपने मान को याद रखना। इसकी गाल पर प्यार करके मान ने अपना सामान उठाया और एक नज़र इसके तो सोते वजूद पर जार कर वहाँ से चला गया। इसे पता था कि सीरत जब भी उठेगी इसे न पाकर खूब रोएगी, लेकिन वो जल्द ही संभल जाएगी। वहाँ जाकर इसने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। बाप के अलावा दादा दादी की भरपूर मोहब्बत में इसे हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस होती थी। सीरत से वह जब भी फारिग होता लाजमी बात करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसरूफियत इतनी बढ़ती गई कि इसका वहाँ बात करना काफ़ी कम हो गया था। पहले वो वीडियो कॉल पर बात कर लेता था, लेकिन अब कॉल पर सिर्फ मामू से ही चंद मिनट की बात होती थी। ऊपर से अचानक फिरोज़ की मौत ने इसे बिखेर कर रख दिया था। पहले तो वो बीमार ही रहते थे, और फिर एक दिन अचानक दिल बंद होने की वजह से इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। इनके जनाजे पर जवाद साहब अकेले ही आए थे। सिदरा बेगम और सीरत नहीं आ सकी थी। इसने खुद ही अपने बाप का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। ऑफिस इसके दादा जान नहीं जा सकते थे, लेकिन घर पर रहकर भी इसकी काफ़ी मदद करते थे। लेकिन इनका बिजनेस मुसलसल नुकसान में जा रहा था, क्योंकि इसे इस काम का कोई तजर्बा नहीं था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से परेशानी इसको घेरे हुई है। पाकिस्तान में इसका राब्ता न होने के बराबर हो चुका था। जवाद साहब का फ़ोन आता 2 मिनट से ज़्यादा वो बात नहीं कर पाता था। इस रात वो अकेला बैठा हुआ था जब दादा जान इसके पास आए थे। क्या सोच रहे हो बेटा? उन्होंने इसके करीब बैठते हुए पूछा। बहुत मुश्किल लग रहा है। सब ऐसा लग रहा है अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते बेटा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम गिर जाएं तो उठना भी तो सीखते ही है ना। माँ ने न समझी से अपने दादा जान को देखा। आप क्या कहना चाहते हैं? फिर से कोशिश करो, मेहनत करो, अल्लाह पाक कामयाबी देने वाला है। इसके सर पर हाथ फेर कर वो वहाँ से जा चुके थे, जबकि इसका जहन अब सोचों में गुम हो चुका था। इसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिर उसके दोस्त की कंपनी में जॉब भी शुरू कर दी थी। इससे पहले इस काम को सीखना था, जिसे वो बहुत जल्द ही सीख चुका था। इसकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी, और पढ़ाई ख़त्म होने तक इसने वहीं पर जॉब की थी। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद इसने अपने पास जमा किए हुए पैसों से छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, तरक्की जिसे वो बहुत तरीके और कामयाबी से चला रहा था। इसे तो नहीं, अलबत्ता दादा जान को यकीन था कि जिस तरह वो अपना काम कर रहा है वो बहुत जल्द इस बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाएगा। जबकि इनकी बात सुनकर वो फकत मुस्कुरा देता। ये अहद इसने खुद से किया था कि अब जब तक वो एक कामयाब इंसान नहीं बन जाता वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, और जब जाएगा तो अपनी सीरत को अपने साथ लेकर आएगा। अरसिम, अम्मी बता रही है कि मान आने वाला है, इसने हल्की आवाज़ में अरसम से कहा था। वो इस वक्त इससे फ़ोन पर बातें कर रही थी। ये फ़ोन अरसम ने ही इसे लेकर दिया था, जिसे वो आज तक छुपाती आई थी। इसे जब भी अरसम से बात करनी होती वो तभी करती जब सिद्रा बेगम किसी काम से बाहर गई होती या फिर अपने कमरे में। सीरत, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, इसने उकताए हुए लहजे में कहा था। लेकिन मुझे टेंशन हो रही है, अगर वो आ गया तो फिर तुम क्या चाहती हो? पता नहीं। ऐसा करो, मेरे साथ भाग कर शादी कर लो। अरसम के कहने पर वह खामोश हो चुकी थी। ऐसा कदम उठाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। नहीं कर सकती हो या ना? नहीं कर सकती हो, ना तो खामोश ही रहो
اور हिम्मत कर सको तो अपने घर वालों से मेरे बारे में बात कर लो, और ये भी नहीं कर सकती हो तो मेरा दिमाग मत खाओ। इसकी मुसलसल खामोशी देखकर इसने खुद ही दोबारा बात शुरू की। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? जब तुम खुद हिम्मत नहीं कर पा रही हो तो मैं कैसे करूँ? सीरत, पहले तुम इन से बात करो, और जहाँ तक रही तुम्हारे इस कज़न की बात, तो इसे सब बता दो कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। वो खुद ही पीछे हट जाएगा। वो फ़ोन रख चुका था जबकि सीरत इसकी कही हुई बातें सोच रही थी। अम्मी जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अपने कमरे में बैठकर वो कितनी देर तक ये बातें सोचती रही कि इसे अरसम के बारे में अपने घर में बात करनी चाहिए या नहीं, और बहुत सोचकर इसने यही फैसला किया कि बता देना चाहिए, क्योंकि इसे मान के साथ नहीं रहना था। हाँ कहो, मुझे मान से शादी नहीं करनी है, इसने हिम्मत करके कह ही दिया। जबकि इसके कहने पर सिद्रा बेगम ने खैरत से इसकी तरफ देखा। तुम्हारा निकाह हो चुका है सीरत? हाँ, तो मुझे नहीं रखना ये रिश्ता। क्यों नहीं रखना? क्यों नहीं रखना? इनकी आवाज़ तेज हुई। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। इसकी बात पर सिदरा बेगम ने जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया। जानती भी हो क्या कह रही हो? तुम्हारे अब्बू ने सुन लिया ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। सुनते हैं तो सुन ले, मुझे परवाह बिल्कुल नहीं। सीरत, अपनी बकवास बंद करो, मैं एक और थप्पड़ लगा दूंगी। आज है ये रिश्ता और कल भी बरकरार रहेगा। आज के बाद इस किस्म की घटिया बात की तो तुम्हारे अब्बू को बताने में देर नहीं लगाऊंगी। दफा हो यहाँ से। इनके गुस्से से चिल्लाने पर वो सहम कर पीछे हुई, फिर आंसू जब्त करती अपने कमरे में भाग गई। जो बहादुरी थोड़ी देर पहले वो दिखा रही थी, अब वो कहीं गायब हो चुकी थी। बस अब तुम आओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सिदरा बेगम के कहने पर वो मुस्कुरा उठा। आज इसने काफ़ी दिनों बाद कॉल की थी। कॉल का मकसद ये बताना था कि वो आने वाला है बहुत जल्द, और इस बार वो अपने दादा जान और दादी को भी साथ लेकर आएगा। जी, इस बार इन दोनों को भी साथ लाऊंगा और अपनी अमानत को भी लेकर जाऊंगा। सीरत से बात हो सकती है मोमानी जान? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। जल्दी से उठकर वो सीरत के कमरे में गई जो बेड पर बैठी हुई थी। ये लो सीरत, मान से बात कर लो, उन्होंने बज़ाहिर बड़ी नरमी से ही कहा था, लेकिन आंखों से वो बाकायदा घूर रही थी कि कुछ उल्टा सीधा मत करना, क्योंकि जब भी वो मान से इसकी बात करवाना चाहती वो कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाती। गहरा सांस लेकर इसने बिना कुछ कहे इनसे फ़ोन पकड़ कर कान से लगा लिया। इसे तो खुद मान से बात करनी थी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? दूसरी तरफ से इसे बेहद नरम आवाज़ सुनाई दी। इसे नहीं याद था इसने आखिरी बार इसकी आवाज़ कब सुनी थी। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? इसे बातें करता देख सिद्रा बेगम कमरे से जा चुकी थी, जिस पर इसने सुकून बड़ा सांस लिया, क्योंकि जो बात इसे करनी थी वो इनके सामने तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। बिल्कुल ठीक, और बहुत ज़्यादा खुश भी। तुम्हें पता है सीरत, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तुम्हें लेने के लिए खुद को मेरे लिए तैयार कर लो, इसने बड़े मोहब्बत बड़े लहजे में कहा था। मान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इसने अपने होंठों पर जबान फेर कर जैसे कहने के लिए अल्फाज ढूंढे। सीरत, कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी सी छा गई थी। क्यों? मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप प्लीज़ मेरे वालदैन से कहिए कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुम खुद इनकार कर दो। थोड़ी देर पहले जो खुशी इसके लहजे में थी वो अब कहीं महसूस नहीं हो रही थी। मैं इनकार नहीं कर सकती, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। अम्मी से बात की, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। प्लीज़ आप मना कर दीजिए कि आपको मुझसे शादी नहीं करनी। छोड़ दीजिए मुझे। मैं अरसम से मोहब्बत करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। इसकी बात का बिना कोई जवाब दिए वो फ़ोन काट चुका था, जबकि सीरत अब ये सोच रही थी कि मान क्या करेगा। यकीनन यकीनन इनकार कर देगा, क्योंकि भला कोई मर्द किसी ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जिसके दिल में पहले से कोई और मौजूद हो। क्या कहा है तुमने मान से? कमरे से बाहर निकलते ही सिद्रा बेगम ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। क्या कहा है? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्या कहा है जो वो तुमसे शादी से इनकार कर रहा है? इनकी बात सुनकर इसने सुकून का सांस लिया। मैंने इसे सब सच बता दिया। सीरत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अपने इन वक्ती जज्बात के पीछे अपने बचपन के रिश्ते को छोड़ रही हो। आने दो, तुम्हारे अब्बू को इन्हें सब बताती हूँ और तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद करवाती हूँ। सिदरा बेगम के कहने पर इसने घबरा कर इन्हें देखा।
नहीं अम्मी जान, आप मेरा यूनी जाना बंद नहीं करवाएंगी। आप जानती हैं मुझे पढ़ाई का कितना शौक है। ये रास्ता तुमने खुद बंद किया है। अब तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप के सामने खड़ी हो जाती थी कि बच्ची का शौक है, इसे पढ़ने दीजिए, लेकिन अब नहीं करूँगी और मान के आते ही तुम्हारी रुखसती करवा दूंगी। अम्मी मुझे नहीं करनी इससे शादी, इसने चीख के कहा था। लेकिन वो बिना इसकी बात सुने अपना फैसला सुनाकर वहां से जा चुकी थी। छोड़ो मुझे। इसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके बांधा हुआ था, जबकि चेहरे को काले कपड़े से ढककर शफीक इसे खींचता हुआ अंदर ला रहा था। अंदर कमरे में लाकर इसने असम को एक कुर्सी पर बैठाकर इसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। अलबत्ता हाथ इसके वैसे ही बंधे हुए थे। कौन हो तुम? मेरे हाथ खोलो। कपड़ा हटते ही इसकी शफीक पर पहली नजर पड़ी, जिसे देखते ही इसने चिल्लाकर कहा था, मलक साहब ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। कौन है ये मलक साहब? मैं हूँ। बारी मर्दाना आवाज पर असम इस आवाज की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसने सीढ़ियों की जानिब देखा जहां वो मजीहा मर्द खड़ा था, जिस वक्त डार्क ब्लू कलर के पेंट कोट में मलबूस था। मैं हूँ अर्श मलक और तुम्हें यहाँ मेरे कहने पर लाया गया है। टांग पर टांग रखकर वो इत्मीनान से सोफे पर जा बैठा। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? इसकी आवाज़ जो कुछ देर पहले तेज थी, अर्श मलिक की रौबदार शख्सियत को देखकर खुद नजूद कम हो चुकी थी। तुम अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करते हो। इसके कहने पर असम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। ये बात तो आज तक इसके घर वालों को भी पता नहीं चली थी। जी, शादी करना चाहते हो इससे? मेरी इससे शादी नहीं हो सकती है। क्यों? इसने अनजान बनते हुए पूछा था। इसका निकाह इसके बचपन में ही इसके कज़न के साथ हो चुका है। अगर तुम्हें इससे शादी करने का मौका मिले तो क्या करोगे? इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नहीं, नहीं, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। वो मेरे पीछे पड़ी है कि मैं इसके घर रिश्ता लेकर जाऊं। जब इस शख्स को छोड़ रही है जिसके साथ इसका निकाह हो चुका है, तो फिर मैं ये बात कैसे मान लूं वो मेरे साथ भी मुखलिस रहेगी। इसकी बात सुनकर अर्श की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। तुम्हें इसे मेरे पास लेकर आना है। मैं इसे तुम्हारे पास क्यों लाऊंगा? क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ, बदले में तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा जितनी तुम चाहोगे। अर्श की बात सुनकर वो ठिठक कर इसे देखने लगा। क्या कहा? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, बदले में तुम इसे मेरे पास लाओगे जितनी मैं चाहूँ? इसने तसल्ली चाही, जिस पर इसने गहरी मुस्कुराहट के साथ अपना सर असबात में हिला दिया। लेकिन मैं इसे लाऊंगा कैसे, ये बात तुम्हें सोचनी है। इसका अंदाज ठीक था। वो शख्स लालची था और पैसों की ऑफर रखते ही वो इसकी बात जरूर मान जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अरसम का दिया हुआ मोबाइल वो सारा दिन ऑफ ही रखती थी। ऑन सिर्फ तब करती जब इसे अरसम से बात करनी होती। अरसम ने खुद कभी इसे कॉल नहीं की थी, क्योंकि वह जानता था वो मोबाइल ऑफ रखती है। इसे हमेशा सीरत ही कॉल किया करती थी। लेकिन इस वक्त अरसम की कॉल्स आई हुई थी, जो इसके लिए काफ़ी हैरानकुन बात थी। इसने जल्दी से इसे कॉल बैक की। इसके मोबाइल में बैलेंस भी वही डलवाता था। सिदरा बेगम इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। वह इसे अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। लेकिन अगर जाना कहीं ज़रूरी होता तो मुलाजमा को इसके पास रोक जाती, ये कहकर जब तक वो वापस नहीं आ जाती वो सीरत को छोड़कर नहीं जाएगी, और इनके आने तक मुलाजमा घर में इसके साथ ही रहती। बाहर मुलाजमा काम कर रही थी वो अपना कमरा बंद किए अब अरसम को काल मिला रही थी। सिदरा बेगम हर बार जाने से पहले इसे यही कहती थी कि मुलाजमा पर ध्यान रखना, इसे अकेला मत छोड़ना, और इनकी इस नसीहत को इसने हर बार एक कान से सुनकर दूसरे कान से ही निकाला था। कभी इस पर अमल नहीं किया था। ऐसा मौका मिलने पर वो अपने कमरे में टीवी चलाकर अरसम से बातें किया करती थी। टीवी चलाने की वजह ये थी इसकी आवाज़ बाहर ना जाए जहाँ मुलाजमा काम कर रही थी। तुमने इतनी कॉल्स क्यों की थी? अरसम खैरियत है? इसके फ़ोन उठाते ही सीरत ने पूछा। तुमने अपने घर वालों से बात कर ली मेरे बारे में? हाँ, अम्मी से कहा था, लेकिन उन्होंने बहुत गुस्सा किया। क्या वो मान जाएंगे? सीरत नहीं, अम्मी जान ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा है वो मेरी यूनी बंद करवा देंगी, और अब अब्बू को ये बात पता चली तो वो शायद मुझे जान से ही मार डालेंगे। मेरे पास एक रास्ता है। वो बस किसी भी तरह इसे अर्श मलिक के पास पहुंचा देना चाहता था, ताकि इसे जल्द से जल्द पैसा मिल जाए। सीरत इसके लिए इतनी फायदेमंद साबित होगी, इसे बिल्कुल भी अंदाजा न था। क्या रास्ता है? इसने बेचैनी से पूछा। तुम अपने घर वालों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अरसम, तुम जानते हो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हो? तुम्हें मोहब्बत नहीं है मुझसे? है बिल्कुल है, लेकिन मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। सीरत, एक बार मान आ गया तो तुम्हारी रुखसती करने में ये लोग बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। अभी तो तुम्हारे पास वक्त है। तुम मेरे पास आ जाओ। माँ बाप अपने बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। जब तुम इनसे दोबारा मिलोगी तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। वो बस किसी भी तरह इसे अपनी बातों से कायल करना चाहता था, और शायद वो हो भी रही थी। मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम सोचो फिर जवाब देना। वो फ़ोन रख चुकी थी और अरसम
अब बेचैनी से टहल रहा था और इसे ये बेचैनी जब तक रहनी थी जब तक सीरत का जवाब नहीं मिल जाना था। मुझे 50 लाख चाहिए। इसकी बात सुनकर अर्श के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। मुझे लगा था तुम बड़ा सोचते हो। 1 करोड़? जैसे तुम्हारी खुशी। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मुझे पैसे दोगे? अगर मैं सीरत को ले आया और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो? इसने शफीक को इशारा किया जो इसका इशारा समझकर अंदर चला गया। इसकी वापसी हुई तो इसके हाथ में एक इन्वेल्प था जिसने अर्श की तरफ बढ़ा दिया। ये आधे पैसे हैं, आधे काम करने के बाद मिलेंगे। इसने इन्वेल्प अरसम के सामने फेंका। इसके हाथ खोलो शफीक। इसके कहने पर शफीक ने इसके बंधे हुए हाथों को खोल दिया और अगले ही पल अरसम ने जल्दी से झुककर इस इन्वेल्प को उठाकर देखा। इनमें पैसों की गड्डियां थी। इसकी मांगी हुई रकम का आधा हिस्सा ऐसा क्यों लग रहा था जैसे अर्श पहले से जानता था वो क्या मांगेगा और इसकी पैसों की ऑफर कबूल कर लेगा वो। और इसने पहले से ही इसके लिए ये तोहफा तैयार करवा लिया था। इन सोचों से निकलकर इसने ड्रॉर में से वो सारे पैसे निकाले जिन्हें देख देख कर इसका दिल नहीं बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था वो कि ख्वाब देख रहा है, हसीन तरीन ख्वाब। यूनिवर्सिटी के बैग में अपनी ज़रूरत का सामान रखकर इसने बैग पैक करके कंधे पर लटकाया। जो फैसला इसने किया था वो इसे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी वो कर सकती थी। इसके कमरे से बाहर निकलते ही सिद्रा बेगम ने घूर कर इसे देखा जो इनके मना करने के बावजूद यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। कहाँ जा रही हो तुम? यूनिवर्सिटी, इसने यकलफ्सी जवाब दिया। मैंने मना किया था ना कि तुम अब नहीं जाओगी। जवाद साहब को आते देखकर उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। कहाँ जा रही हो सीरत? इनके चेहरे के तासुरात नॉर्मल थे जिसे देखकर सीरत ने सुकून का सांस लिया। यानी सिद्रा बेगम ने अभी इनसे कोई बात नहीं की थी। यूनिवर्सिटी जा रही हैं? ये मैं बस मना कर रही थी, न जाए। आजमान आने वाला है ना? सिद्रा बेगम की बात पर इसने हैरत से इन्हें देखा। वो आने वाला था ये तो इसे पता था, लेकिन आज आएगा ये इसे नहीं पता था। अरे तो क्या हो गया? वो कौन सा सारे दिन के लिए जा रही है? जल्दी आ जाएगी। वापस जाओ बेटा। इनकी बात पर इसने शुक्र का सांस लिया और अपना सर हिलाकर वहां से निकल गई। अरसम, हम कहाँ जा रही हैं? आधा दिन यूनिवर्सिटी में गुजार कर वो अरसम के साथ वहां से निकल आई थी, लेकिन अब वो कहाँ जा रहे थे ये इसे बिल्कुल नहीं मालूम था। दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। इसे मालूम था जो वो करने जा रही है वो गलत है। वो अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, लेकिन इसके अलावा इसे और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। बहुत खास जगह, इसका अंदाज पुरइसरार था। इसने मजीद कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन अचानक ही इसके जहन में कुछ आया जो इसे चूकने पर मजबूर कर चुका था। इस बारे में तो इसने सोचा ही नहीं था। असम, तुम मुझे लेकर कहाँ जाओगे? मेरी तो तुमसे शादी भी नहीं हो सकती। मैं किसी के निकाह में हूँ। इसकी बात सुनकर असम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई जिसे वह जल्द ही छुपा गया। गाड़ी रुकते ही इसने सीरत को बाहर निकलने का इशारा किया जो इसके ऐसा करते ही गाड़ी से उतर गई। सामने ही खूबसूरत सा बंगला था। ये कौन सी जगह है? इसने डरते हुए नजरें हर जगह दुराई। असम, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यार सीरत, कितने सवालात पूछती हो तुम? अंदर जाओ, फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका हाथ पकड़कर वो इसे खुद ही अंदर लेकर आ गया। इसका सबसे पहले सामना शफीक से हुआ जो इसे अपने पीछे आने का कहते हुए आगे बढ़ गया। अंदरूनी हिस्सा बाहर से ज्यादा खूबसूरत था, जहाँ हर चीज को नफासत से ढका हुआ था। अंदर दाखिल होते ही सीरत की पहली नजर इस शख्स पर गई थी जो सोफे पर बैठा हुआ था। मजबूत जिसामत पर इस वक्त सफेद कमीज शलवार पहनी हुई थी, जबकि गहरी नजरों से वो अपने सामने खड़ी सीरत को देख रहा था जिसके चेहरे से डर वाज़िया नजर आ रहा था। अरसम, ये कौन सी जगह है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? इसने अरसम का हाथ हिलाया जिसकी वजह से अर्श की नज़र अरसम के हाथ में मौजूद सीरत के हाथ पर पड़ी जिस पर इसने पहले गौर नहीं किया था। इसका हाथ छोड़ दो। अर्श के कहने पर इसने सीरत का हाथ छोड़ दिया। ये अब तुम्हारी हुई अर्शमल, मुझे मेरे पैसे दीजिए ताकि मैं यहाँ से जाऊं। अरसम के लफ्ज सुनते ही जैसे सातों आसमान एक साथ इसके ऊपर आ गिरे थे। माँ बाप को धोखा देना, झूठी मोहब्बत के नाम पर घर से भाग जाना, ये सब चीज़ें इसने बहुत सी जगह पर पढ़ी थी जिनके नतीजे हमेशा से ही बुरे निकलते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इसे अरसन पर बेहद भरोसा था। वो इसे धोखा नहीं देगा, लेकिन नहीं, इसने भी इसके साथ वही सब किया था जिसे वो आज तक पढ़ती आई थी। अगले ही पल इसे अरसम की बात समझ आ चुकी थी और उसके बाद इसने अपने कदम
बाहर की तरफ बढ़ा दिए। तेज कदमों से भागती हुई वो वापस दरवाजे के करीब आई, जहां से वो दाखिल हुई थी, लेकिन वहां बैठा गार्ड इसका रास्ता रोक चुका था। प्लीज मुझे जाने दीजिए, इसने गार्ड के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत पड़े लहजे में कहा। लेकिन वो अपने मालिक के हुक्म का गुलाम था। इसे वही करना था जो उसका मालिक इसे कहता। सीरत, ये क्या कर रही हो तुम? अंदर जाओ। अरसम भागता हुआ इसके करीब आया। सीरत ने आंखें उठाकर इसे देखा, जहां नजरों में साफ शिकायत और शिकवा था, लेकिन अरसम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सीरत, अंदर जाओ, इस बार इसने काफी सख्त लहजे में कहा। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहीं दरवाजे के साथ चिपक कर बैठ गई। गार्ड दरवाजे से हट नहीं रहा था। दूसरा ओर जाने का कोई रास्ता नहीं था, और था भी तो इससे मालूम नहीं था। सीरत, उठो यहाँ से। अरसम इसके सामने बैठ गया। वो इसे जबरदस्ती यहाँ से उठा सकता था, लेकिन वो इसे छूना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले हाथ पकड़ने पर वो अर्श मलक की खतरनाक नजरें खुद पर देख चुका था। सीरत की नजरें सामने आते इस शख्स पर गई। सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस वो वजाहत से भरपूर शख्स इसी की तरफ आ रहा था। लेकिन सीरत को इस वक्त वो कोई दरिंदा लग रहा था जो इसे खा जाएगा। इसने डरकर अरसम का बाजू पकड़ा। अरसम, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? प्लीज़ अरसम, जो बोलोगे करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो। इसका बाजू ज़ोर से पकड़े वो रो रही थी। जब अर्श इसके करीब आया और उसकी नाजुक कलाई पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। छोड़ो मुझे अरसम, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। वो अभी भी इस शख्स से मदद मांग रही थी जो इसे यहाँ लेकर आया था। शफीक, इसके पैसे दो और इसे यहाँ से निकालो। इसके कहने पर शफीक ने अपना सर खलाया और अंदर चला गया। इसकी वापसी जल्द हुई थी। इसने वो पैसे लाकर अरसम को दे दिए, जबकि सीरत तो सदमे से इस शख्स को देख रही थी जो इतने वक्त से इसके साथ सिर्फ मोहब्बत का झूठा दावा करता रहा था। पैसे लेकर वो जा चुका था, लेकिन सीरत चिल्ला चिल्ला कर बस इसे पुकार रही थी। शायद इसे ये उम्मीद थी कि अरसम को इस पर तरस आ जाएगा, रहम आ जाएगा, और वो इसे यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन ऐसा ना होना था, ना हुआ था। अरसम के वहां से जाते ही अर्श खींचते हुए इसे वापस अंदर लेकर चला गया। छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। तुम जो बोलोगे वो करूंगी, बस मुझे मेरे माँ बाप के पास छोड़ दो, जाने दो मुझे। अर्श के कमरे में दाखिल होते ही इसने घबराकर जल्दी से कहा। शायद वो इस पर रहम खा ले और इसे यहाँ से जाने दे। इन माँ बाप का ख्याल तुम्हें तब नहीं आया जब तुम अपने आशिक के साथ भाग कर आई थी। अब जब इसने तुम्हें धोखा दे दिया है तो तुम्हें अपने माँ बाप याद आ गए। कमरे का दरवाज़ा बंद करके इसने सीरत की कमर पर हाथ रखकर इसे अपने करीब किया, जबकि इसे अपने इतने करीब देखकर इसकी सांसें रुक चुकी थी। देखो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जो बोलोगे वो करूँगी, बस प्लीज़ मुझे छोड़ दो, इसने हिचकियों समेत रोते हुए कहा, जबकि इसकी बात सुनकर चंद लम्हे वो कुछ सोचकर इससे दूर हुआ। जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी? इसके कहने पर सीरत ने जल्दी से अपना सर अस्बात में हिला दिया। उम्मीद की एक करन जो इसे नजर आ रही थी। अपना दुपट्टा उतारो। अर्श के कहने पर इसने घबरा कर वो दुपट्टा और मजबूती से पकड़कर खुद पर अच्छे से ओढ़ लिया। इसकी पकड़ बेहद मजबूत थी, जैसे इसे डर हो अर्श खुद इसका दुपट्टा उतार न दे। मैंने क्या कहा है? अपना दुपट्टा उतार दो। इसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। आप प्लीज कुछ और कह दीजिए, मैं कर लूंगी, बस मुझे बख्श दीजिए प्लीज। अच्छा, नहीं कह रहा मैं तुम्हें कुछ, यहाँ आओ। हाथ से इशारा करके इसने सीरत को अपने करीब बुलाया। अपना थूक निकलते हुए इसने अपने कदम अर्श की जानब बढ़ा दिए और इसके करीब पहुंचते ही अर्श ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके इसे अपने करीब कर लिया, जिस पर घबरा कर सीरत ने इसके चौड़े सीने पर अपना हाथ रख कर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज दूर रहिए मुझसे। मेरी कमीज के बटन खोलो। इसके कहने पर सीरत ने खौफजदा नजरों से इसे देखा। अब तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बुरा बनकर दिखाऊंगा। जो कहा है वो करो, इसने दांत पीसते हुए कहा, जबकि इसके कहने पर इसने अपनी आंखें जोर से मींच ली और कपकपाते हाथों से इसकी कमीज के बटन खोलने लगी। अभी इसने दो बटन ही खोले थे जब हाथ नीचे गिरे। वो खुद में हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इतने जोर से अर्श को धक्का दिया और इसके ऐसा करते ही वो चंद कदम दूर हुआ और गुस्से से सीरत को घूरने लगा, जो अब दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो कामयाब भी हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले वो बाहर भागती, अर्श ने इसे बालों से पकड़कर अंदर की जानिब खींचा और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अगर तुम मेरी बात मानती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन ये हरकत करके तुमने खुद अपने साथ बहुत बुरा किया है। इसकी सुर्ख आंखें देखकर सीरत से लफ्ज अदा करना मुश्किल हो रहे थे। अर्श ने अगले ही पल इसे बेड पर धक्का दिया और इसके ऊपर झुककर शिद्दत से इसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जबकि इसकी इस हरकत पर सीरत ने तड़प कर इसे खुद से दूर करना चाहा। लेकिन वो मजबूत जसामत का मर्द था, जिसे इसकी किसी भी हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस मदहोशी के आलम में इसके लबों पर झुका हुआ था, जिससे कब से प्यासा हो।
इसके लबों को आज़ाद करके वो इसकी नाजुक गर्दन पर झुक गया और वहाँ अपना लम्स छोड़ने लगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। इसके आंसू इसकी किसी मिन्नत का अर्श मलक पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस अपनी मनमानी कर रहा था। इसकी गर्दन से चेहरा निकाल कर इसने आंसू बहाती हुई इस लड़की को देखा जो मुसलसल रो रही थी। इसकी हालत इस वक्त काबिल रहम लग रही थी, लेकिन अर्श मलक का इस पर रहम खाने का कोई इरादा नहीं था। अर्श ने इसकी बैक सिप खोलकर इसकी शर्ट कंधों से सरकाकर वहां अपने लब रखे और उसकी मज़ाहमत करते दोनों हाथों को खुद में कैद कर लिया। सीरत की लाख मज़ाहमत के बावजूद भी इसने वही किया जो इसे करना था, सिर्फ अपनी मनमानी चलाई। जबकि रोती सीरत इसे कसूरवार नहीं ठहरा रही थी, कसूरवार वो खुद को ठहरा रही थी। जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करती, चंद दिनों की मोहब्बत के लिए इनकी सालों सालों की मोहब्बत भुला देती हैं, इनके साथ शायद यही कुछ होता है जो इसके साथ हो रहा था। कोने में बैठी वो खुद में सिमटी मुसलसल मुसलसल रोए जा रही थी। जबकि इसके मुसलसल रोने से तंग आकर अर्श ने चेहरा उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में नींद का खुमार था, लेकिन इसके रोने की वजह से वो सो नहीं पा रहा था। अब सोने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि सुबह होने वाली थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? इसका हाथ पकड़कर अर्श ने इसे अपने सामने खड़ा किया और बगौर इसका चेहरा देखा जो पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था। छोड़ो मुझे घटिया इंसान। इसके कहने पर अर्श ने गुस्से से इसका चेहरा दबोचा। आज के बाद मेरे लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और मुझे घटिया कह रही हो? जरा जरा खुद के बारे में भी तो सोचो, कितनी घटिया हो तुम। इसने सख्त लहजे में कहा। निकाह में हो ना तुम किसी के, इसके बावजूद भी किसी और शख्स के साथ भाग आई। एक बार अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। इसके कहने पर सीरत का सर शर्मिंदगी से झुक चुका था। जबकि जहन में पहला ख्याल अपने माँ बाप और मान का आया, वो आने वाला था, यकीनन आ चुका होगा। इसके वालिदैन इसके लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। मान इसके बारे में क्या सोच रहा होगा? अगर इसे पता चल गया कि वो घर छोड़ कर आई है तो क्या होगा? पहली बार इसे ये ख्याल आया था कि मान इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जब तक मेरी तलब ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी ज़रूरत का सामान मैं मंगवा चुका हूँ, जाकर फ्रेश हो जाओ और इसके बाद मुलाजमा के साथ तुम्हारे लिए नाश्ता भेजूंगा, खा लेना। क्योंकि मुझे झेलने के लिए तुम्हें ताकत की ज़रूरत तो होगी, और मैंने तुम्हें कल जल्दी छोड़ दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। इसने नरमी से इसके माथे पर अपने लब रखे और कमरे से बाहर चला गया। जबकि रोते हुए वो दोबारा फिर वहीं बैठ चुकी थी जहाँ पहले बैठी वो रो रही थी। मुलाजमा नाश्ते की ट्रे कमरे में रखकर जा चुकी थी, लेकिन वो कोने में उसी तरह बैठी रोती रही। इसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो चुकी थी और अपनी इस जिंदगी को खराब करने वाली वो खुद ही थी। हर पल बस यही ख्याल आ रहा था कि मर जाओ सीरत, लेकिन काश मरना इतना आसान होता। इसकी नज़र साइड टेबल पर रखी जब गिलास पर गई, अपनी जगह से उठकर वो वहां तक पहुंची और इस कांच के गिलास को तोड़ दिया जो ज़मीन पर गिरते ही अलग अलग टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। इसने एक बड़ा टुकड़ा उठा के हाथ में पकड़ा और अपनी आंखें जोर से मींच ली। जो काम वो करने जा रही थी इसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन इसके अलावा इसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले वह कोई उल्टी सीधी हरकत करती, अर्शीस का हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच चुका था। इसके बाईस कांच का टुकड़ा इसके हाथ से गिर चुका था। वो कमरे में कब आया इसे इल्म ही नहीं हुआ। सीरत ने नफरत भरी निगाहों से अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो खुद गुस्से से इसे ही घूर रहा था। क्या हरकत करने जा रही थी तुम? वही जिसके लिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। इतनी जल्दी थक गई? आहा, लेकिन अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक था तो मुझसे कहती, मैं तुम्हें बहुत प्यार से मारता। इसके इरादे खतरनाक लग रहे थे, जिसे महसूस करके सीरत ने अपना हाथ इसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, लेकिन सामने वाले की गिरफ्त मजबूत थी। जमीन पर झुककर इसने टूटे गिलास के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, जबकि इसके ऐसा करते ही सीरत की रूह तक कांप चुकी थी। छोड़ो मुझे। नहीं, तुम्हें मरना है ना तो मरो। नहीं, प्लीज मुझे नहीं मरना, छोड़ दो मुझे। इसने सहम कर अर्श की तरफ देखा जो अगले ही पल इसका हाथ छोड़ चुका था। जाओ, जाकर फ्रेश हो आओ। इसने वॉशरूम की तरफ इशारा किया जो इसके कहते ही बिना इधर उधर देखे सीधी वॉशरूम में भाग गई। इसने वॉशरूम में मौजूद अलमारी खोली जहां बेशुमार लेडीज ड्रेसेस मौजूद थे, और सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि वो सब के सब इसके साइज के थे। फ्रेश होकर वो कमरे में वापस आई जो अब साफ सुथरा पड़ा था, और सबसे अच्छी बात जो इसे लगी थी वो ये थी कि अर्श कमरे में मौजूद नहीं था। अपने कमरे की हर चीज़
इसने कमरे की हर चीज़ पर गौर किया। पहले की निस्बत अब वहाँ एक दो चीज़ों की कमी लग रही थी। मतलब अर्श मल्क ने कमरे से वो सारा सामान निकलवा दिया था जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। थोड़ी देर बाद मुलाजमा फिर से खाने की ट्रे लेकर आ चुकी थी। साथ ही ये भी बता गई थी कि अर्श मल्क घर से बाहर गया हुआ है, जिस पर इसने सुकून का सांस लिया और खाना खाने लगी। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन खाना भी ज़रूरी था, खुद में ताकत जो पैदा करनी थी यहाँ से भागने के लिए। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कुछ चाहिए था? इसके कमरे से निकलते ही वहाँ सफाई करती मुलाजमा इसके पास आई। नहीं, मैं ऐसे ही आ गई थी। जवाब देकर वो वहीं बैठ गई। इसका इरादा बस ये देखने का था कि यहाँ से कोई निकलने की जगह मिल जाती। कमरा और वॉशरूम हर तरफ से देख चुकी थी, लेकिन वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से वो भाग पाती। इस वक्त हर तरफ नजरें दौड़ाती हुई वो पूरी जगह का जायजा ले रही थी, लेकिन बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, जहाँ से वो घर में दाखिल हुई थी। लेकिन वहाँ से जा नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ गार्ड्स खड़े थे। इसने अपने सर पर खड़ी मुलाजमा को देखा जो कब से इसके सर पर खड़ी थी। यकीनन ये इसके मालिक का ही हुक्म था कि कमरे से बाहर वो इसे अकेला न छोड़े। थोड़ी देर वो इंतजार करती रही, शायद वो मुलाजमा अपने काम में मसरूफ हो जाए और वो कहीं और जाकर निकलने की जगह देख सके, क्योंकि मुलाजमा की मौजूदगी में तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी। लेकिन मुसलसल एक ही जगह खड़े देखकर उस मुलाजमा को वो उकता कर इसी कमरे में वापस चली गई जहां इसे रखा गया था। इसने सारा दिन यही सोचते हुए गुजारा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। वो इसी तरह सोचों में गुम रहती। अगर इसे बाहर से गाड़ी की आवाज़ नहीं आती, जहन में पहला ख्याल यही आया कि वही आया होगा, और यह ख्याल आते ही वो जल्दी से वॉशरूम में बंद हो गई। अपने इरादे वो इससे बता चुका था और सीरत दोबारा वो गुस्सा वाकया हरगिज दोहराना नहीं चाहती थी। अपने कमरे में दाखिल होते ही इसकी निगाहों ने सीरत को ढूंढा, जो वहां नहीं थी और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद पड़ा था। मुलाजमा ने यही बताया था कि वो अंदर कमरे में तो है, जाहिर है कि वो इस वक्त वॉशरूम में ही होगी। थोड़ी देर बैठकर इसने सीरत का इंतज़ार किया, लेकिन ना तो वो खुद बाहर आई और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी, जिसे महसूस करके वो अपनी जगह से उठा। सीरत, बाहर निकलो। अर्श ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कुछ जवाब न पाकर इसने अपनी ड्रॉर में रखी चाबियां निकाली, जिसमें एक वॉशरूम की थी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, जो इसे देखते ही डर कर दीवार के साथ जा लगी थी और इसके यहाँ पर आने की तवक्का नहीं कर पा रही थी। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर रहकर तुम मुझसे छुप पाओगी? इसने दरवाज़ा जोर से बंद किया, जिसे देखकर डर के मारे इसकी आंखें पूरी खुल चुकी थी। नहीं, मैं छुप नहीं रही थी, बस वॉशरूम यूज़ कर रही थी। इसने जल्दी से बहाना बनाया। अच्छा, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, दोनों मिलकर यूज़ करते हैं। इसके हाथ अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहे थे, जिसे देखकर सीरत के रोंगटे खड़े हो चुके थे। लेकिन इससे पहले वो बाहर भागती और शी से अपने करीब खींचकर शावर ऑन कर चुका था। छोड़ दीजिए मुझे। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुमने खुद अपने साथ ऐसा किया है। पानी गिरने के बाइस वो दोनों भीग चुके थे और उसकी नज़रें सीरत के भीगे होंठों का तवाफ कर रही थी, जिन्हें देखकर वो अगले ही पल इन पर झुक चुका था। जबकि इसे फिर से अपने इतने करीब देखकर सीरत को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। इसके लबों को आज़ाद करके इसने सीरत का बिका दुपट्टा इसे दूर किया और इसके मज़ाहमत करते वजूद को अपनी बाहों में उठाकर दोबारा कमरे में लेकर आया। लाख मज़ाहमत के बावजूद भी सीरत फिर से इस सालम की गिरफ्त में कैद होकर रह चुकी थी। अगले दिन सुबह होते ही अर्श घर से बाहर जा चुका था, जबकि वो बस रात से रोते हुए असम को बद्दुआएं दे रही थी। इसकी वजह से ही तो वो यहाँ इस कैद में थी। इसे नहीं पता था कि मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा होती है। ये ख्याल जहन में आते ही इसने अपना सर नफ़ी में हिलाया। मोहब्बत करने की सज़ा नहीं, माँ बाप का दिल दुखाने की सज़ा। लेकिन वो जानती थी जब वो दोबारा इनके पास जाएगी तब वो इसे माफ़ कर देंगे। वालिदैन अपनी औलाद को माफ़ कर देते हैं। ये ख्याल आते ही इसके दिल में सुकून हो चुका था। इसने अपने आंसू साफ किए। इसे हार नहीं माननी थी। इसे यहाँ से निकलना था। किसी भी कीमत पर इस जालिम शख्स की कैद से आज़ाद होना था। जिस वक्त वो कमरे से बाहर निकली, इस वक्त शाम का वक्त हो रहा था और वो अब इस कमरे से बाहर निकली थी। सुनो, तुम्हारे सर कब तक आते हैं? इसने वहां काम करती मुलाजमा से पूछा। बस आने ही वाले हैं मैम। तुम कब तक अपने घर जाती हो? मैं भी बस जा ही रही हूँ, सर का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा था इनके आने के बाद जाऊं। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस पर सीरत ने अपना सर हिला दिया। इसे पता था कि अर्श ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया होगा कि वो अकेली ना रहे।
क्योंकि ऐसी सूरत हाल में या तो वो खुद को कुछ कर लेती या फिर से घर से भागने के रास्ते ढूंढती, और वो ये दोनों काम ही नहीं होने देना चाहता था। मैं घर देखने का सोच रही थी, तुम दिखा दोगी? जब से वो यहाँ आई थी कमरे से 2 से 3 मरतबा निकल चुकी थी, और जब जब भी वो बाहर निकली तब कोई ऐसा पल नहीं गुजरा था जहाँ वहाँ मौजूद मुलाजमा ने इस पर नजर ना रखी हो। अकेले तो वो वैसे भी ये घर नहीं देख पाती, क्योंकि इसे अकेला न छोड़ना इनके सर का हुक्म था। तो बेहतर यही था वो किसी मुलाजमा को अपने साथ लेकर कर देख लेती और यहाँ से निकलने की जगह भी ढूंढ लेती, जो इसे मुश्किल ही लग रहा था। जी ज़रूर, इसने खुशदिली से अपनी खिदमत पेश की और फिर इसे एक एक चीज़ दिखाने लगी। यहाँ क्या है? इसने स्टोर रूम के बराबर बने इस बंद दरवाजे को देखते हुए पूछा। ये बाहर जाने का दूसरा दरवाज़ा है। इसकी चाबी कहाँ होती है? इसने अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए पूछा। सर के पास होती है, वो सारी चाबियां अपने कमरे में रखते हैं, लेकिन कहाँ रखते हैं ये नहीं मालूम। मुलाजमा ने इसे सादगी से बताया जब इन दोनों को गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। सर आगे का तो आपने देख लिया है, मैं चलती हूँ। इसने इजाज़त तलब नज़रों से सीरत की तरफ देखा, जिसने अपना सर हिलाकर इसे जाने की इजाज़त दे डाली। अपने दिमाग में वो मुकम्मल प्लान तरतीब दे चुकी थी, इसे बस किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना था। सामने वाले दरवाजे पर गार्ड्स खड़े थे, लेकिन मुमकिन था यहाँ कोई ना होता, और यही बात इसकी यहाँ से निकलने की उम्मीद बढ़ा रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। इसने दरवाज़ा बंद करके स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले ही वहाँ अंधेरे में खड़ी सीरत इसके सर के पिछले हिस्से पर वार कर चुकी थी। इस जोरदार वार की वजह से इसके मुंह से चीख निकली, लेकिन अफसोस हर तरफ से कमरा बंद होने के बायस कोई इसकी चीख नहीं सुन सका। इसने सर के पिछले तरफ हाथ रखा जहां इसे गीलापन महसूस हुआ। इसने हाथ मारकर लाइट ऑन कर दी। पहली नज़र अपने हाथ में लगे खून पर पड़ी, जबकि दूसरी कोने में खड़ी सीरत पर, जिसके हाथ में डंडा था। इसे वो कहाँ से मिला ये बात इसे मालूम नहीं थी। इसे बस इतना मालूम था कि इसका सर का पिछला हिस्सा तकलीफ दे रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह या कर पाता, वो चौड़ा मर्द धर्म से जमीन पर गिर चुका था। सीरत ने इसके सर पर डंडा कुछ ज्यादा ही जोर से दे मारा था। इसके गिरते ही सीरत ने वहां मौजूद अलमारी खोल ली और इसमें से चाबियां तलाश करने लगी। ये काम वो कल भी कर सकती थी जब वो बाहर जाता, लेकिन इसे ये डर था फिर इसके साथ कुछ गलत न कर दे। इसमें वो अजियत बड़े लम्हे सहने की मजीद हिम्मत न थी। इसे बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। इसकी नज़र अलमारी में बनी इस छोटी सी ड्रॉ पर गई जिसमें चाबी लगी हुई थी। सीरत ने अगले ही लम्हे इस ड्रॉ को खोला। इससे इस वक्त किसी चीज़ की परवाह न थी। जहन में ये ख्याल भी नहीं आया कि कमरे में मौजूद इस दूसरे वजूद को देख लेती। दराज खोलते ही इसने हैरत से इसमें रखी हुई चीज़ों को देखा। वहाँ नकानामा था और इसका इसका और मान का निकाहनामा। वहाँ इसके और मान की बचपन की तस्वीरें मौजूद थी। इसने सदमे से अपना चेहरा मोड़ कर इस शख्स को देखा जो शायद बेहोश हो चुका था। हाथ में पकड़ी तस्वीरें, वो निकाहनामा इसके हाथ से छूट कर गिरा। इसने जल्दी से आगे बढ़कर इसके सर पर अपना दुपट्टा रखा और चिल्लाने लगी, लेकिन बंद कमरे के बाइस कोई आवाज़ इसकी सुन ना सका। वैसे भी मुलाजिम तो सारे जा चुके थे, बस गार्ड्स थे जो इस वक्त बाहर गेट पर मौजूद थे। वो भागती हुई कमरे से बाहर निकली। इस वक्त दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन ये वक्त सोचने का ना था। होश में आते ही इसने हैरत से इस जगह का जायजा लिया। इस वक्त वो हॉस्पिटल के बेडरूम में मौजूद था। गुजरा हर पल इसे याद आया। साथ ही नजर वहां मौजूद सीरत पर गई, जो अपना सर घुटनों में दिए सोफे पर सो रही थी। सीरत, इसने तेज आवाज में इसे पुकारा। जब जब इतनी तेज आवाज में कहने पर इसके सर में दर्द उठा। इसकी आवाज सुनते ही वो बुड़बड़ा कर उठी। मुझे तो लगा तुम ये मौका जाया नहीं होने दोगी और घर से भाग चुकी होगी। इसे जागते देखकर सीरत की भी नींद उड़ चुकी थी। जरूर भागती अगर तुम्हारी ड्रॉर में मुझे निकाहनामा और तस्वीरें नहीं मिलती। क्या कहूँ तुम्हें, मान अर्श या फिर अर्शमान मलक। इसके कहने पर अर्श के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। तुम शायद दुनिया की पहली लड़की हो जिसे अपने शौहर का नाम भी नहीं पता था। हाँ, तो सब तुम्हें मान बुलाते थे, मुझे यही लगा कि तुम्हारा नाम मान होगा। इसकी हालत से वो लुत्फ अंदोज हो रहा था। क्या चाहती हो तुम? यही कि तुम मुझे सच्चाई बताओ, सारी बात बताओ। तुमने कहा था तुम इस दिन घर आने वाले हो। अगर तुम घर आ गए तो यहाँ कैसे मौजूद थे? मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? और मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही मान हो जिसके साथ मेरा निकाह हो चुका है? और तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? मैंने क्या कर दिया? इसने अनजान बनते हुए पूछा। अहम बात ये नहीं है, अहम बात ये है जो कुछ भी तुमने किया वो क्यों किया, बताओ मुझे। इसकी बात सुनकर अर्शमान ने गहरा सांस लिया और शुरू हुआ कहना। इसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिरोज के दोस्त की कंपनी में जॉब भी शुरू कर दी थी। इससे पहले इस काम को सीखना था जिसे वो बहुत जल्द सीख रहा था। इसकी पढ़ाई खत्म होने वाली थी। पढ़ाई खत्म होते ही इसने अपना काम थोड़े से पैसों में स्टार्ट किया, जिससे
वो बहुत तरीके से चलाकर कामयाबी से हमकिनार होता चला गया। ये इसकी सालों की मेहनत थी और इसकी मेहनत का ही सिला था जो चंद सालों में वो एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन बन चुका था। वो अपना बिजनेस अच्छे से सेट कर चुका था और अब इसे वो वादा पूरा करना था जो इसने खुद से किया था। अब इसे अपनी सीरत को अपने पास लेकर आना था। शफीक, तुम्हें मेरा एक काम करना है, इसने फ़ोन कॉल पर मौजूद शफीक से कहा जो इसका खास मुलाजिम था। इसके पाकिस्तान जाने में अभी कुछ वक्त बाकी था, लेकिन शफीक इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद था। वो इस बात से फ़ायदा उठाना चाहता था। जी मलिक साहब, कहिए। तुम्हें यूनिवर्सिटी का नाम और लड़की की डिटेल भेज रहा हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम इस लड़की के बारे में मुझे मालूमात बताना। जी सर, जैसा आप कहिए, इसने अपना सर खलाते हुए जवाब दिया और इसका जवाब सुनकर अर्श ने फ़ोन रख दिया। शायद ये अच्छी बात नहीं थी अपनी बीवी किस तरह से जासूसी करवाना, लेकिन ये बुरी बात भी नहीं थी अपनी बीवी के बारे में जानना। इसके पाकिस्तान पहुंचते ही शफीक इसे सीरत के बारे में मालूम की सारी बात बता चुका था, जिसे सुनकर इसने बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। इसकी बीवी किसी और से मोहब्बतें लड़ा रही थी और वो लाइलम रहा। इसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। इसे मालूम था कि अगर वो घर जाता तो मामू जान सीरत की रुखसती कर देते और वो हमेशा अपनी इस अधूरी मोहब्बत का मातम मनाती रहती, क्योंकि घर वालों ने इस मामले में इसकी कोई बात नहीं सुननी थी। पहली बात, इसे ये जानना था कि सीरत इसका साथ चाहती है या नहीं, और दूसरी बात, इस लड़के से मिलना था। सीरत से बात करके इसे इस बात का इल्म आसानी से हो चुका था, वो अरसम से शादी करना चाहती है। अगर ऐसी हालत में इसकी और सीरत की शादी हो जाती तो वो इस रिश्ते को ठीक तरह से कबूल नहीं कर पाती, जबकि अरसम से मिलकर इसका शक यकीन में तब्दील हो चुका था कि वो लड़का सीरत के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ये बात अगर वो सीरत को बताता तो वो यकीन नहीं करती। बेहतर था, बल्कि बेहतरीन था, वो खुद इसका दुख अपनी आंखों से देखती। इसलिए इसने अरसम से यही कहा था कि वो सीरत को इसके पास लेकर आए और इसने ऐसा ही किया। इसकी इस हरकत से सीरत का इस पर से इत्मीनान उठ जाएगा, सीरत के सामने इसकी हकीकत आ जाएगी, और यही तो अर्शमान मलक चाहता था। मैं क्या करती, मेरे घर वालों ने मुझे जैसे एक कैद में डाल दिया था, जहां से रिहाई मुझे सिर्फ अरसम की सूरत में ही नजर आ रही थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। नजरें झुकाकर इसने सफाई पेश की, जिस पर अर्श ने अपना सर हिला दिया। मैंने मान लिया, लेकिन तुमने वह सब क्यों किया था? इसने चेहरा मोड़ कर कहा, क्योंकि अर्श से ऐसी बात कहना इसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जानना भी जरूरी था कि इसने इसे इतनी अजियत में क्यों रखा। एक बार भी इसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सजा देना चाहता था। जो गलती तुमने की थी इसकी सजा, और मेरा नहीं ख्याल तुम्हारे लिए इससे ज्यादा बेहतर और कोई सजा होती। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि इसकी बात सुनकर वो अच्छी खासी तप चुकी थी। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। तुम्हारे घर चलेंगे, इसने बेड से उठते हुए कहा, लेकिन सीरत के चेहरे पर अभी भी कशमकश मौजूद थी। कुछ पूछना है? मैं तो घर छोड़ आई थी, अब मैं अम्मी अब्बू से कैसे मिलूंगी? जैसे मिलती थी। मैं नहीं मिल सकती इनसे। इन्हें तुम्हारे बारे में कुछ इल्म नहीं है। कैसे? इसने नासमझी से अर्श की तरफ देखा। मैं इनके पास गया ही नहीं था। जिस वक्त तुम घर से निकली थी, मैंने इसी वक्त दादा से फ़ोन करवा कर ये कहलवा दिया था कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। मामू मामानी के मुताबिक किसी और शहर में मैं मौजूद था और अब भी वहीं हूँ। मैंने इनसे इजाज़त ले ली थी तुम्हें अपने पास रखने की, और उन्होंने इजाज़त दे दी थी। तुम घर से किस लिए निकली थी इस बात का किसी को इल्म नहीं है, तो बेहतर है इस बात को भूल जाओ। इसकी बात सुनकर सीरत ने अपनी नम आंखें झुका ली। एक अरसम था जिससे इसे मोहब्बत थी, लेकिन वो पैसों की खातिर बेच गया। और एक अर्शमान था जो गुस्सा में होने के बावजूद भी इसकी गलती को छुपा गया था। माँ बाप को इस पर जो मान था वो टूटने नहीं दिया था। जब अर्श इसके करीब आया तो इसने खुदा से शिकवे किए थे, शिकायत की थी, लेकिन क्या ही अच्छा हुआ अगर इंसान में सब्र हो जाए, वो इस बात को समझ जाए कि खुदा जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। इन दोनों को देखते ही सिद्रा बेगम और जवाद साहब दोनों खुशी से नहाल हो चुके थे। अर्श से गले मिलने के बाद सिद्रा बेगम को अब इसकी सर पर बंदी पट्टी की फिक्र और दुख हो रहा था। बच्चे, तुम क्यों आ गए इतनी जल्दी? चोट भी इतनी गहरी लग रही है, तुम्हें सफर नहीं करना चाहिए था, जोहार साहब ने इसकी पट्टी को देखते हुए कहा। हाँ, इतनी गहरी चोट लगती है मुझे, खुदा गौरत करे जिसने ये सब, इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल करती। अर्ची ने चौंक चुका था। मुमानी जान, बदवाएं मत दीजिएगा, जो होना था वो हो गया है, मैं बस आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कमरा साफ करवा दिया था। और बेटा, मैं तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, तुमसे बातें भी करनी है, जवाद साहब ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, और इसे इसके कमरे की तरफ लेकर चले गए। माशाल्लाह, कितना प्यारा हो गया है ना मान, पता नहीं कितने सालों बाद देख रही हूँ, सिद्रा बेगम ने इसकी पुश्त को देखते हुए कहा, और वहां बैठी सीरत की तरफ मुतवज्जा हुई। तुमने कुछ नहीं कहा है ना इससे? नहीं अम्मी जान, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका लहजा एक पल के लिए भी इन्हें ठिठकने पर मजबूर कर चुका था।
क्या मतलब? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस गिर गई थी। हाय अल्लाह! कहीं लगी तो नहीं? इनका मशकूक अंदाज़ यकदम फ़िक्रमंदी में तब्दील हुआ, जिसे देखकर वो हल्का-सा मुस्कुराई। लगी तो थी लेकिन अब ठीक हो गई हूँ। बाज़ दफ़ा आप गिरते हैं इसलिए ताकि सँभल कर चल सकें और मैं एक बार गिरकर ठीक से चलना सीख चुकी हूँ। अब नहीं गिरूँगी और अब तो मान भी मेरे साथ है। इसने धीमे लहजे में अपनी बात मुकम्मल की और उठकर वहाँ से चली गई। जबकि सिद्रा बेगम कितनी देर तक इसकी बातें समझने की कोशिश करती रही। वो ऐसी बातें भला कब से करने लगी थी। निकाह तो इसका हो ही चुका था और इस बात से पूरा खानदान वाकिफ था। इनके यहाँ आने के चंद दिन बाद दादा दादी भी यहाँ आ चुके थे। अर्श के मुकम्मल ठीक होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तैयारियां तो पहले से ही मुकम्मल थी। बस बस जो ऊपर के कुछ काम बचे थे वो ही करने बाकी थे। ठीक होते ही इसका इरादा यहाँ से जाने का था। भले ये इसके मामू का घर था लेकिन ससुराल भी तो था। भला वो यहाँ कैसे रह सकता था? लेकिन मोमानी ने इसकी एक बात नहीं सुनी थी। वो इसे घर से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि बकौल इनके ये इसका अपना घर था। इनके बेहद इसरार पर इसने अपना जाने का इरादा तर्क कर दिया था। शादी का घर था और मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। घर में खूब रौनकें लग चुकी थी। दादा जान दादी भी ऐसी रौनकें छोड़ने को तैयार नहीं थे। इनका कहना था, अरशमान मियाँ, अगर तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। जबकि इनके बच्चों जैसे अंदाज पर वो मुस्कुरा उठा। पलक झपकते ही शादी की रस्में गुजर चुकी थी। पहले मंगनी, फिर मायो, मेहंदी और बारात। घर आकर भी इन दोनों की ढेर सारी रस्में हुई थी, जिसे करने के बाद इसे अर्श के कमरे में बैठा दिया गया। दिलकश मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। आज इसका दिल अलग ही लह पर धड़क रहा था। कमरे का दरवाजा खुला और वह शख्स अंदर दाखिल हुआ। नजर सबसे पहले बेड पर बैठी अपनी दुल्हन की तरफ उठी, जो इसके लाए गए सुर्ख शरारे में पूरा संगार किए कोई परी ही लग रही थी। गला खंकारते हुए वो इसके करीब जाकर बैठ गया और गौर से इसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। जबकि इस तरह देखने से वो नर्वस होती हुई अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। अर्श ने इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया। इसके ऐसा करने पर सीरत ने नजर उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा, जो इस वक्त ब्लैक कलर की शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इसने दोबारा से अपनी नजरें शर्म से झुका ली। बुरा नहीं लग रहा? तुमने ये किस्सा किसी और के साथ सोचा होगा। वो शायद अरसम के बारे में इसकी राय जानना चाह रहा था। झूठ नहीं कहूंगी मान, हाँ मैंने अरसम के साथ ये मंजर तस्वर किए थे, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। मुझे इस शख्स से नफरत हो चुकी है, बेइंतहा नफरत। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं सारी उम्र आपकी वफादार रहूंगी। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। मुझे तुम्हारे यकीन पर यकीन है। इसने सीरत और अपनी पेशानी मिलाई। सीरत, कोई भी बात हो बिला झिझक मुझसे कह लेना। एक दोस्त समझकर कभी मुझसे झूठ मत बोलना। नहीं बोलूंगी। हमारे दरमियान अब कोई नहीं है, बस मैं हूं, तुम हो, हमारा मुस्तकबिल और हमारे होने वाले बच्चों की प्लानिंग। इसके कहने पर सीरत ने शर्माते हुए अपने चेहरा इससे दूर करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो इसके लबों पर झुककर इसको बेड पर लटा चुका था। मान मेरी मुंह दिखाई। लबों को आज़ादी मिलते ही इसने जल्दी से कहा, ये बस एक बहाना था इसकी शिद्दतों से बचने के लिए। तुम्हें मैं मिल गया, ये काफ़ी नहीं है? नहीं, मेरी मुंह दिखाई दीजिए। इसके कहने पर वो गहरा सांस लेकर उठा और अपनी वार्डरोब से कुछ निकाल कर वापस बेड पर आकर बैठ गया। सीरत ने इसके हाथ में मौजूद इस मखमल के बॉक्स को देखा, जिसे अर्श इसकी तरफ बढ़ा रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर इस बॉक्स को थामा और खोल कर देखा। इसमें खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस था। बहुत खूबसूरत है, मैं पहनकर देखूं? खुशी खुशी वो जल्दी से बेड से उतरने लगी, लेकिन इसके उतरने से पहले ही अर्श ने इसका हाथ खींचकर अपने करीब कर लिया। बात तो सिर्फ देने की हुई थी। इसके हाथ से बॉक्स लेकर अर्श ने साइड टेबल पर रखा और इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अब पहनकर तुम सुबह ही देखना। अब मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता और ना सुनना चाहता हूँ। इसके कुछ कहने के लिए लब खोलते देख कि वो पहले ही वार्न कर चुका था, जिस पर वो मुंह बनाकर अपना चेहरा मोड़ गई और इसके बने हुए मुंह का कोई नोटिस लिए बगैर वो इसकी ज्वेलरी उतारने लगा। इसकी तमाम ज्वेलरी उतार कर वो फिर से इसके लबों पर झुक गया। सीरत ने बिना कोई मज़ाहमत किए अपना आप इसके सुपुर्द कर दिया। क्यों नहीं करती? वो इसका अपना महरम था, इसका शोहर था, इसका सब कुछ था। आसमान मलक सीरत के लिए ऐसा शख्स बन चुका था जिसके बिना वो खुद को नामुकम्मल महसूस करती थी, और मुकम्मल महसूस करती तो इसी शख्स की वजह से ही। अपने आज के नावल में जो मैंने रीड किया है, इसमें मॉरल स्टोरी यही है कि जो लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा देती हैं और उनको छोड़कर किसी दूसरे रास्ते को मुंतहिब करती हैं और अपनी मोहब्बत तस्वुर करती हैं, तो ऐसी बहुत सी लड़कियां ऐसी दलदल में जा गिरती हैं जिससे निकलना और बचना मुमकिन नहीं होता। ये तो एक नावल था,
ایک اسٹوری تھی جس کا اہتمام بڑے محبت بڑے انداز میں کیا گیا ہے، لیکن اس ناول کا سبق امیز موضوع یہی تھا کہ کسی پر اعتماد مت کیجیے، اپنے ماں باپ کا اور اپنی عزت کا خیال کیجیے۔ ملتی ہوں پھر نئے ناول کے ساتھ، امید کرتی ہوں ناول آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر ناول اچھا لگے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔